के ध्यान होना चाहिए। पहला है अनुरूपता, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है आज्ञाकारिता और चौथा है आत्मसातीकरण। ये चारों चीजों की विवेचना हो चुकी है। चार चीजों को हम लोगों ने देखा था। एक आसान टॉपिक है सामाजिक प्रभाव। अन्य व्यक्तियों, समूहों और संगठनों का के कारण व्यक्ति के पसंद के ऊपर, विचार के ऊपर, कार्य के ऊपर जो असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग सामाजिक प्रभाव कहते हैं। इसके चार रूप हैं। पहला है अनुरूपता, दूसरा है अनुपालन, तीसरा है आज्ञाकारिता और चौथा है आत्मसातीकरण। ये चारों पक्षों की विवेचना हमने पिछले क्लास में कर दी थी। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अनुनय। अनुनय समझाना बुझाना। यूपीएससी ने अनुवाद धारणा कर रखा है, ये अनुवाद ठीक नहीं है। अंग्रेजी में देखो सारे लोग यहाँ पर परसुएशन लिखा हुआ है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं परसुएशन। परसुएशन हिंदी अनुवाद अनुनय। यूपीएससी ने अनुवाद कर लिया है धारणा। ये अनुवाद नहीं करना है, या तो ये अनुवाद करेंगे या समझाना बुझाना अनुवाद करेंगे। परसुएशन, इस अनुवाद को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यद्यपि कि यूपीएससी ने ऐसा कर रखा है। अगर केवल हिंदी पढ़ के जाओगे तो भ्रम टूट सकता है, कठिनाई पैदा हो सकती है, उसको नहीं जाना। यहाँ तक हमने करा दिया था। परसुएशन शायद हम लोगों ने नहीं देखा था। परसुएशन उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर? क्लियर? इसको हम लोगों ने परसुएशन पढ़ रखा है। एक चीज बताओ, इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, करा दिया है? यस। अच्छा हो गया, वेरी गुड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम संदेशों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से हम दूसरे की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं, समझाकर बुझाकर। और समझाने बुझाने में देखा जाता है कौन समझा रहा है, कैसे समझा रहा है और कौन से उपाय से समझा रहा है, किसको समझाया जाता है। इन बातों की विवेचना भी पिछले क्लास में हो चुकी थी। टॉपिक सारे लोग नोट करोगे, टॉपिक नोट करो, सारे लोग नोट करो टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक, सिविल सेवा के लिए अभी उचित शब्द का प्रयोग नहीं करना है। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य, ये टॉपिक है, नोट करेंगे। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता एवं बुनियादी मूल्य लिख लोगे सारे। नोट करेंगे, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य। क्या क्या टॉपिक पे ध्यान देना? सत्यनिष्ठा है, गैर तरफदारी है, गैर तरफदारी है, वस्तुनिष्ठा है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति है, सहिष्णुता और करुणा है। अंग्रेजी के शब्दों के ध्यान नहीं रखोगे तो हिंदी पढ़ के कठिनाई को न्योता दे दोगे। अगर केवल हिंदी पढ़ के जाओगे कठिनाई उपस्थित हो सकती है। टॉपिक नंबर 3 में सतर्क रहना है। ज्यादा गर्व करोगे कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, यूपीएससी में तनाव पैदा हो जाए, क्योंकि हिंदी अनुवाद को लेकर भटकाव की स्थिति है। भटकन है, भटकन बोलते हो, भटकाव है। कहीं कुछ अनुवाद किया गया है, कहीं कुछ अनुवाद किया गया। एक मानक अनुवाद निकल सकता था, वो सब नहीं है, समय नहीं है, ना यूपीएससी के पास है, ना और भी कई सारे जिनके ऊपर दायित्व है कि हम एक सटीक अनुवाद करते हैं। कठिनाई है। क्लियर? परसुएशन आसान, परसुएशन में जितना बताया गया था कि सूत्रको संदेशों के माध्यम से हम लोग सामने वाले की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कौन समझा रहा है, कैसे समझा रहा है, किसको समझा रहा है। इंग्लिश वाले टॉपिक देखो, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ देख लेना, अंग्रेजी लिख लेना। ये तो सिलेबस अपने पास डाउनलोड कर लो ना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एप्टीट्यूड एंड कॉग्निटिव वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सिंपैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन, वर्स तरीके से ठीक है, सेक्शन 6। तो ध्यान देना यहाँ से कि अगर पूछ ले कि सत्यनिष्ठा क्या है, तो पहला लाइन ऐसे आप बोल सकते हो कि सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है। बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित भी बुनियादी मूल्य है, क्या तरफदारी भी बुनियादी मूल्य है। तो पहला लाइन लिखते हो ऐसी चीजों को कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम लोग अभिक्षमता शब्द को देखने जा रहे हैं। अभिक्षमता, अभिक्षमता इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। लिख लेना, सीसेट में टेस्ट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीएसएटी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम उसको सीसेट बोल देते हैं, सीसेट, सीसेट बोलते हैं। थोड़ा सतर्क रहोगे तो आप सीएसएटी भी तो बोल सकते हो, सीएसएटी। सीएसएटी मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बोल लो सीसेट, क्या दिक्कत है? क्लियर? बोलो क्लियर, नोट करेंगे। अभिक्षमता, नोट करोगे अभिक्षमता किसी व्यक्ति का, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में कौशल विकसित करने, अभिक्षमता किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में कौशल विकसित करने, सीखने, सीखने, सफलता प्राप्त करने, बेहतर प्रदर्शन करने की, बेहतर प्रदर्शन करने की अंतर्निहित क्षमता, की अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, कि अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसे जिसे प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से, जिसे प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। भविष्य में साकारित किया जा सकता है। ध्यान रखना, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, कैसे करोगे अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी, एक बार शब्द को ठीक से समझ लोगे टॉपिक समझना आसान रहेगा। किसी विशेष क्षेत्र में कौशल विकसित करने, कौशल विकसित करने, सीखने, सफलता प्राप्त करने, बेहतर प्रदर्शन करने, प्रदर्शन करने की, यहाँ पे उसके बाद अंतर्निहित क्षमता, अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको प्रशिक्षण
प्लस वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। एक बार सारे लोग बोल भी लेना, लिख भी लेना। अभी क्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करने, एक स्तर तक काम करने, एक स्तर तक काम करने, सफलता प्राप्त करने, सीखने, कौशल विकसित करने की अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। पहले बोलो लिख लिया सारे लोग, पहले बोलो लिख लिया, फिर समझते हैं। पहले लिख लो, पहले बोलो लिख लिया है, अभी क्षमता क्या है लिख के बताओ सारे लोग। लिख लिया, लिख के बताओ। लिख लिया, देखो एक स्टोरी से समझो। एक बार चाणक्य किसी गांव से गुजर रहे थे, शब्द को समझ रहे हो। लिख लिया, गांव से जब गुजर रहे तो चाणक्य ने देखा एक जगह पे कुछ एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा राजा बना हुआ है और अन्य बच्चे आके उससे अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे गांव में कई बार बच्चे मिलकर नाटक खेलते हैं और उस नाटक में एक बच्चा राजा बना हुआ था और अन्य बच्चे अपनी समस्या का समाधान समस्या सुनाते थे और जो बच्चा राजा बना हुआ था उनका समाधान करता। चाणक्य ने अपनी पालकी नेत्रों से भाप लिया, उस बच्चे को उनके माता पिता से परमिशन लेकर ले गए, उनको प्रशिक्षण दिया, अच्छा सा वातावरण दिया और भविष्य में उस बच्चे की सहायता से उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका। वो बच्चा कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछा जाए कि चाणक्य ने उस बच्चे में क्या देखा था, हम कह सकते हैं बच्चे में अभिक्षमता देखी थी। उसके एप्टीट्यूड को भाप लिया कि इसमें राजा बनने की अभिक्षमता है, इसमें राजा बनने की क्षमता है, इसमें राजा बनने का सामर्थ्य है। प्रशिक्षण और वातावरण देकर उसे राजा बना दिया। तो अभिक्षमता जो है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। पहले बोलो सारे बोलना, ये अभिक्षमता क्लियर। आपका शत्रु को ध्यान रखना। एक और एग्जांपल थे, जब रमाकांत आचरेकर जो तेंदुलकर के गुरु थे, उन्होंने तेंदुलकर को एक बार क्रिकेट खेलते हुए देखा। छोटे से बल्ले के साथ कुछ कर रहे थे तेंदुलकर, उन्होंने भाप लिया ये तो क्रिकेट के क्षेत्र में जाएगा तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, एक स्तर तक अपर लेवल तक काम करेगा। उन्होंने तेंदुलकर को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो अभिक्षमता वो भाप लिया था कि इस बच्चे में इस क्षेत्र में जाने की क्षमता है। हम सारे लोगों में हर एक एरिया में बेहतर परफॉर्म करने की क्षमता नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे नहीं मैं आपको इंटरनेशनल धावक बना, चाहे जितना प्रशिक्षण दे दिया जाए आप उस स्तर तक परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आपके भीतर क्षमता नहीं है। यूपीएससी में सीसेट है, उसमें भी अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है कि आपके भीतर क्षमता या सामर्थ्य है कि नहीं है आईएएस बनने का। इसका परीक्षण होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपकी अंतर्निहित क्षमता का सामर्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि नहीं आईएएस बनने लायक। लगता है आईएएस बनने लायक, आगे बढ़ जाओ, ट्रेनिंग लो, मेंस वीडियो, इंटरव्यू वीडियो अच्छा परफॉर्म करोगे, मसूरी, हैदराबाद और नासिक में भी जा सकते हो। ऐसी स्थिति है। तो एक बात बोलो, इसको लिख लिया सारे लोगों ने अभिक्षमता क्या है? सारे लोगों को हमारा नंबर जो अननोन नंबर पे तो कॉल ही आएगा तो उठाएगा नहीं कोई जरूरत हो तो पूछ सकते हो। मेंस दे दोगे तो फिर बस अगर मेंस देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फिर सीधे बात कर सकते हो। उसके पहले पीटी में तो बता ही रहा हूं, मेंस देते हो जरूरत होती है कि हाँ समस्या आ रही है। एक बात बोलो, ये क्लियर है? सारे लोग बोलो। तो कोई पूछे अभिक्षमता है क्या तो लिख दोगे ऐसे, बोलो हो जाएगा ये। ठीक है, आपको लिख सकते हो। आपने एक वो मूवी देखी थी 3 इडियट, उसमें जो 3 कैरेक्टर हैं उसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसकी अभिक्षमता फोटोग्राफी के फील्ड में है और वो अपने उस क्षेत्र से हट के चला गया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसका परफॉर्मेंस बहुत औसत है। आपने 3 इडियट मूवी अगर देखी हो तो याद करो। किसी व्यक्ति में ताकत है अच्छा फोटोग्राफर बनने की, घर वालों ने दबा दिया उसे इंजीनियरिंग की फील्ड में उतार दिया, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में औसत प्रदर्शन कर रहा है। तो सारे लोगों की क्षमता सारी एरिया में नहीं होती। मान लो तेंदुलकर को क्रिकेट के फील्ड उनके अंदर क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करने की विशेष, तो तेंदुलकर को क्रिकेट के क्षेत्र में परफॉर्म करने की क्षमता थी। अगर तेंदुलकर को उतार दिया जाता कि आ जाओ भाई आप आईएएस की तैयारी करो, तो हो सकता था कि तेंदुलकर भी 2-3 बार क्रिकेट फेल हो जाते। उनकी अभिक्षमता क्रिकेटर बनने की थी, तो उस एरिया में शानदार परफॉर्म किया, भारत का नाम रोशन किया, बढ़िया प्रदर्शन किया सचिन तेंदुलकर। हम सब लोगों ने कभी ना कभी आनंद लिया उनके क्रिकेट को देखकर। तो हर एक व्यक्ति में हर एक क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शन करने या सफलता पाने की उम्मीद नहीं होती है। तेंदुलकर को उठा के क्रिकेट फुटबॉल के फील्ड में डाल दिया जाता तो औसत प्लेयर बन जाते, संभव है ऐसा। और उनकी जो अभिक्षमता थी वो क्रिकेट के फील्ड में थी, बेहतर तो परफॉर्मेंस किया उन्होंने। तो सारे लोगों की अभिक्षमता हर एक फील्ड में हर एक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की नहीं होती। तो यूपीएससी भी टेस्ट एग्जाम लेती है कि आपको सिविल सेवा बनना चाहते हो तो इस क्षेत्र के अकॉर्डिंगली आपके भीतर सामर्थ्य और क्षमता है कि नहीं है। अगर आप पुलिस में जाओगे तो वहाँ अलग टाइप की क्षमता योग्यता चाहिए, समझ चाहिए। वहाँ दौड़ भाग होगा, उछल कूद होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप होगा, वहाँ उस टाइप की क्षमता चाहिए, तो उसका परीक्षण करते हैं। बैंक में जाओगे तो स्पीड देखेंगे, देखेंगे वो इंटरेस्ट कितना तेजी से निकाल रहे हो, उस टाइप का एग्जाम लेंगे, आपकी क्षमता का परीक्षण करते हैं। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो तो यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अभिक्षमता विकसित करनी पड़ेगी। अंकित गुप्ता, मैं कौन पूछ रहा है कि आपकी टाइपिंग सही है कि नहीं है? आईएएस बनने के लिए टाइपिंग हो जाओगे, कलर का काम एग्जाम देना चाहते हो तो टाइपिंग स्पीड चेक होगी। कलर का काम देखना चाहते हो तो जाओ उसमें चले जाओ, लगता है कि नहीं व्हाइट फिट है तो इसमें क्यों डाल रहे हो, ध्यान देना। ठीक है, बोलो ये अभिक्षमता है, ध्यान रखो, क्लियर है? वहां पे ये बताओ आर्मी में हार्ड फिजिकल होता है तो वहां जरूरत है ना उस क्षेत्र की, इसलिए वो फिजिकल हार्ड होगा। यूपीएससी में जरूरत थोड़ी है, आप देखा जाएगा कि आप अच्छा से लिख सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो कि नहीं, समस्याओं का समाधान कर सकते हो कि नहीं, ये सब आएगा यहाँ पे परीक्षा होगा। बड़े सारे लोग क्षमता हासिल हो सकती है, उसकी एक महत्वपूर्ण खासियत है। ये अंतर्निहित क्षमता को दर्शाता है जिसको भविष्य में साकारित किया जा सकता है। नोट करोगे सिविल सेवा के लिए क्या अभिक्षमता होनी चाहिए, नोट करोगे किस टाइप का ताकत सामर्थ्य होना चाहिए, नोट करोगे सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है लिख लिया, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता लिखो, विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। नोट करोगे क्या क्या क्षमता होनी चाहिए, समय प्रबंधन एवं तनाव प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, लिख लो क्षमता होनी चाहिए। तार्किक एवं प्रभावी रूप से लेखन क्षमता होनी चाहिए, तार्किक एवं प्रभावी रूप से लेखन क्षमता नहीं है तो मेंस में फेल हो जाओगे। प्रभावी संप्रेषण शैली होनी चाहिए, अगर ठीक से आपको कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरव्यू में घटिया नंबर पाके फेल हो जाओगे। प्रभावी संप्रेषण शैली, अच्छे से बात करने की ताकत होनी चाहिए। अब इंटरव्यू देने के बाद ठीक से बोल नहीं पा रहे, मिमी आने लगे,
कई लोग डर जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं कई लोग। उनको 50 60 नंबर 70 नंबर देने के बाद ये भी क्षमता का परीक्षण है। इंटरव्यू में देखा जाता है आप कितने अच्छे से बोल सकते हो, कितना अच्छा आपका बॉडी लैंग्वेज और कितना अच्छा आपका टेम्परामेंट है, माइंड जो आप चाहते हो उसको एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं मौखिक रूप से। मेंस में आपका लेखन क्षमता का परीक्षण हो जाता है। पीटी और मेंस दोनों में आपका कितना तनाव को मैनेज करते हो, समय को मैनेज करते हो, सारी क्षमता का हो जाता है। विभिन्न विषयों का नोट कर लोगे, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, आपको विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नोट कर लोगे। आसपास होने वाली घटनाओं के कारण और निदान की जानकारी रखने की क्षमता, जो आसपास घटित हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका क्या निदान है, नहीं तो इंडियन सोसाइटी और सोशलिज्म में कम नंबर पाओगे। ये सब क्षमता होनी चाहिए। लेखन क्षमता हो, संप्रेषण सही हो, विश्लेषणात्मक क्षमता हो, तार्किक और प्रभावी रूप से लेखन क्षमता हो। ये अगर तार्किक और प्रभावी लेखन क्षमता है तो निबंध में कम नंबर पा जाओगे, बाहर हो सकते हो, मेंस में अच्छा नंबर नहीं आएगा। ये सब क्षमता होनी चाहिए। देश विदेश में क्या रहा हो उसकी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता, नहीं तो आईआर में फंसोगे। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी नहीं तो फिर फेल करोगे। ये सब चीजों की क्षमता होनी चाहिए। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, क्या कमेंट है, मुझे टेक्निकल टीम का नंबर नहीं पता। हर एक स्टेज पे आपका परीक्षण होता है, पता लगता है कि नहीं इसके अंदर ताकत है आईएएस बनने की, इनके अंदर क्षमता है आईएएस बनने की, इनमें सामर्थ्य आईएएस बनेगा। सिलेक्शन हो जाएगा, प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा मसूरी, अच्छा सा वातावरण दिया जाएगा, फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, भविष्य में आईएएस बन जाओगे। ये है अभिक्षमता। क्लियर? एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अपने एप्टीट्यूड को कैसे पहचानोगे प्रिंस, टेस्ट दे दो, एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो, देखो आपके अंदर क्षमता या सामर्थ्य है कि नहीं आईएएस बनने की। तो ध्यान देना, ये धीरे धीरे क्षमता विकसित करनी पड़ती है, सामर्थ्य विकसित कर रहे हो। जैसे आप मन लगा के पढ़ रहे हो, खूब अच्छे से लिख भी रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, डिस्कशन भी कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर आईएएस बनने की क्षमता और सामर्थ्य विकसित हो जाएगा। अब आप पीटी दोगे, पीटी पास हो जाओगे, मेंस लिखोगे, मेंस भी क्रैक कर दोगे, इंटरव्यू दोगे, बढ़िया बात करके आओगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे, आईएएस बन जाओगे। इसका मतलब आपका सामर्थ्य विकसित हो गया। अभी जन्मजात थोड़ी है, जन्म से आईएएस बनने वाला सामर्थ्य लेकर पैदा हो, विकसित होता है पर्यावरण वातावरण के संपर्क से, सानिध्य से धीरे धीरे विकसित होता है। अभी क्षमता ध्यान रखना, ये जन्मजात भी है और बन रही है, ये भी है, अर्जित भी की जाती है। बहुत लोग बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, बचपन से ही तेज हो, पैदा होते ही, और कई लोग मेहनत करके अपने पठन पाठन अपने लेखन को ठीक करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। तो दोनों चीजें, कई लोग एक बार याद करेंगे तुरंत याद हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे याद कर लेते हैं, पाईपति तेज है, और कई लोग मेहनत करके याद करते हैं। तो दोनों चीजें चलती है। अभिति जन्मजात भी होती है, अभिक्षमता जन्मजात भी होती है, और क्लियर? बोलो। ये जो पार्ट है सत्यनिष्ठा, ध्यान देना, सत्यनिष्ठा नोट करोगे, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी, पता नहीं लिखोगे। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। अभी क्षमता का ज्ञान पूछ रहा हूं, क्षमता का ज्ञान बोल, तेंदुलकर में क्या था? सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का, सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। देखो दो शब्द है, सत्य और निष्ठा। सत्य का मतलब जो यहाँ पर है, आप लिख सकते हो सत्य और निष्ठा, लाइक लिख लो फिर से। और स्ट्रक्चर एक छोटा सा ऐसे बना लो, समझने की बाद में नोटिंग करेंगे। यहाँ सत्य का संदर्भ है संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक कर्तव्य, सार्वजनिक हित, नियम कानून भी लिख सकते, नियम आदि, नियम कानून। या सत्य का संदर्भ संवैधानिक मूल्य, कर्तव्य, सार्वजनिक हित आदि से। निष्ठा का मतलब होता है प्रतिबद्धता, या निष्ठा का संदर्भ होता है दृढ़तापूर्वक आचरण, दृढ़तापूर्वक आचरण या पालन। तो अगर कोई पूछे सत्यनिष्ठा क्या है, तो सत्य के प्रति निष्ठा है। सत्य के प्रति निष्ठा का मतलब संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार दृढ़ता, संवैधानिक मूल्यों का दृढ़तापूर्वक पालन, कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता, कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन, या कह सकते हो सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन ही आचरण ही सत्यनिष्ठा है। ठीक है ना? सत्य के प्रति निष्ठा, निष्ठा होती है तो प्रतिबद्धता होती है, भटकाव नहीं होता, दृढ़तापूर्वक पालन की स्थिति रहती है। दृढ़तापूर्वक पालन, दृढ़तापूर्वक पालन। देखो यहाँ लिखा हुआ है संवैधानिक मूल्य, कर्तव्य, सार्वजनिक हित, नियम कानून। यहाँ लिखा प्रतिबद्धता, दृढ़तापूर्वक आचरण या दृढ़तापूर्वक पालन। तो पूछे सत्यनिष्ठा क्या है, तो बोलोगे कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन ही सत्यनिष्ठा है। संवैधानिक मूल्यों का दृढ़तापूर्वक आचरण ही सत्यनिष्ठा है। बोल सकते हो सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का, संवैधानिक मूल्यों का, नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन या आचरण करना ही सत्यनिष्ठा है। लिख लिया? बोलो लिख लिया? लिखा सकते ऐसे डायग्राम बना देते और यहाँ पे लिख लेना सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा लिख दोगे नीचे में, विचार वचन और कर्म में संगति सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा, विचार वचन और कर्म में संगति, ये सब चार्ट बना के दिखा सकते हो, बना लो, बना लो सब लोग। ठीक है? ताकि तुम्हारा पैसा मैं वापस लौटा दूं, शाम तक मोबाइल ऑफ कर दी, कहेंगे तुम्हारे भीतर सत्यनिष्ठा नहीं है। जो सत्यनिष्ठा होगी वो अपने वचन के अनुसार कर्म भी करेगा। क्लियर? सब आ जाएगा, सच्चाई भी आ जाएगी, नैतिकता भी आ जाएगी। नोट बिना किसी भय, दबाव, प्रलोभन, बिना किसी भय, दबाव, प्रलोभन, अनुराग या द्वेष के, अनुराग या द्वेष के सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन ही
सत्यनिष्ठा है। यह यह निर्दोष चरित्र या चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह निर्दोष चरित्र या चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसमें ईमानदारी, सच्चाई एवं न्यायप्रियता का तत्व सन्निहित है। ईमानदारी, सच्चाई एवं न्यायप्रियता का तत्व सम्मिलित है। ध्यान देना, एक बार फिर से धीरे देखना। भय, दबाव, प्रलोभन, प्रलोभन, भय, दबाव, प्रलोभन, अनुराग और द्वेष। ध्यान देना, हमेशा लिख सकते हैं, बिना किसी भय के, दबाव के, प्रलोभन के, अनुराग के और द्वेष के अपने कर्तव्यों का सार्वजनिक हित में दृढ़तापूर्वक पालन या आचरण करना ही सत्यनिष्ठा है। ये सत्यनिष्ठा जो सच्चाई को दर्शाता है, ईमानदारी को दर्शाता है, न्यायप्रियता को दर्शाता है, मूल्य युक्त आचरण को दर्शाता है। यह विचार, वचन और संगति की स्थिति को दर्शाता है। विचार, वचन और कर्म में संगति की स्थिति को दर्शाता है। यह सत्यनिष्ठा है। 250 शब्द में लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे 250 दबाव पैदा करने के लिए। ये मेरा फलाना आदमी मेरा है, मेरे कई सारे इस टाइप के लोग हैं जो बाहर में इस टाइप का काम करते हैं, मेरा आदमी है, छोड़ दो, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको भयभीत कर दे और आप डर के चोर को छोड़ दो, तो हम कहेंगे वो अधिकारी में सत्यनिष्ठा नहीं है। सत्यनिष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है शासन सत्ता को ठीक से संचालित करने के लिए। यह निर्दोष चरित्र या चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है। सत्यनिष्ठा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में सहायक है। लिखोगे, सत्यनिष्ठा क्या होना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में सहायक है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में सहायक है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में सहायक है। क्लियर? बोले भाई क्लियर? विविध पक्ष है या विविध रूप है, जैसे आप दिखा सकते हो, दिखा सकते हो। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, नोट कर लो। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा आदि, तो नोट करोगे पहले। बौद्धिक सत्यनिष्ठा नोट करोगे। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, महत्वपूर्ण पक्ष लिखोगे इसके ऊपर। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना, बौद्धिक सत्यनिष्ठा की निशानी है। दूसरा पॉइंट, समरूप मामलों में दोहरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। समरूप मामलों में दोहरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अपने लिए एक मानदंड, अपने लिए एक मानदंड और दूसरे के लिए अलग मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने लिए एक मानदंड और दूसरे के लिए अलग मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे नहीं करना चाहिए लिखा है। जैसे मान लो घर में कोई सामान, मान लो रास्ता है घर में कोई, या कोई सामान रखा हुआ है, मान लो घर का जो मालिक जाता है और पैर उस पर टकरा जाए तो पूरे घर वालों को सुना देता है कि यहाँ सामान क्यों रखा हुआ है। अपने उसको चोट लगी तो उसने पूरे घर वालों को खरी खोटी सुनाई। और कोई इधर से आ रहा है, उसको चोट लग गई तो उसको कहेगा तुम देख के तुमको चलना चाहिए, देख के चलो, अंधे हो गए हो क्या, सामान रखा हुआ है नीचे में, तुमको देख के चलना चाहिए। यानी अपने चोट लगी तो एक अलग था, उसी से दूसरे को चोट लगी तो कोई अलग ग्राउंड। दोहरा बर्ताव, एक ही मामले में, समरूप मामले में दोहरी स्थिति आ गई। अपने लिए गलत हो गया, गलत जगह रखा हुआ है, दूसरे के लिए सही जगह रखा हुआ है। ये बौद्धिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। हम कहेंगे बौद्धिक सत्यनिष्ठा नहीं है। अपने लिए एक मानदंड और दूसरे के लिए अलग मानदंड का प्रयोग किया जा रहा है। लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। क्लियर? ये बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, ध्यान रखना है। समाज में बौद्धिक रूप से सत्यनिष्ठ लोगों की संख्या घट रही है। इंटीग्रिटी की कमी होती जा रही है। नतीजा कई सारे क्षेत्रों में नकारात्मक होकर सामने आ रहा है। ध्यान रखेंगे। क्लियर? बोलो क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? सारे लोग बोलो पॉइंट क्लियर। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। कहे कुछ करे कुछ, हम कहेंगे इसमें इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है, अपनी बातों से बदल जाता है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। लिख लोगे? उतर्क और दोहरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग उतर्क करते हैं, ये बौद्धिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। आप किसी चीज को सिद्ध करना है, सुतर्कों पे, तथ्यों पे सिद्ध करो। लिख लोगे? उतर्क और गलत आंकड़ों के आधार पर, उतर्क और गलत आंकड़ों के आधार पर किसी चीज को सिद्ध नहीं करना चाहिए। आप उत्तर गलत तरीके से सिद्ध कर दो, यही सही है। ये बौद्धिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा हमने 5-6 पॉइंट्स देखी है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा एग्जांपल आसान था, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। आसान तो एग्जांपल दिया मैंने, बिल्कुल सही लिख दिया। समरूप मामलों में दोहरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। दोहरा बर्ताव है ना, सामान रखा हुआ रास्ते पे, मान लो घर के मालिक को चोट लगती है, घर वालों को दोषी देता है। अब किसी घर वाले को चोट लगी तो उसी को दोष देगा, तुम्हारी गलती। ये है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। ये इस तरह से व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा में है, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, व्यवसाय में हो, ध्यान देना, हर एक व्यवसाय के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके गाइडलाइन होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, कुछ व्यवसायों में स्वीकृत मूल्य होते हैं। अगर आप किसी भी व्यवसाय में, किसी प्रोफेशन में हो, तब उस व्यवसाय के नियम, दिशा निर्देश, मूल्यों को, स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार करते हुए आप लाभ कमाते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो, तो कहा जाएगा आपके भीतर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। ये जो मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, जिनके माल्या पर भी आक्षेप है, इन लोगों ने व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन किया। आप इसमें स्पष्ट तौर पे नाम लिख सकते हो, रामलिंगम राजू। सत्यम कंप्यूटर घोटाला जो हुआ था, उसके मास्टरमाइंड, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, उसके मास्टरमाइंड, पर बहुत तेज आदमी रामलिंगम राजू। गलत तरीके से बैलेंस शीट दिखाया, बिजनेस को आगे बढ़ाया गलत तरीके से, नियम के तहत नहीं आगे बढ़ाया था। दिशा निर्देश जो गाइडलाइन उसको ध्यान रखकर नहीं, जो किसी व्यवसाय के एक्सेप्टेड वैल्यूज होते हैं उनको लेकर नहीं,
और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया कि निवेश कीजिए मेरी कंपनी में। बहुत फायदे में चल रही थी, ये कंपनी घाटे में, मैं गलत तरीका अपना के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, लाभ कमाया अपने व्यक्तिगत तौर पे। ये कहेंगे व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। अब इसी व्यवसाय में कोई कपड़ा बेचने का काम कर रहा है, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसमें 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर रखा है, किसी से नाप कर कपड़े को बेचा जाता है। यहाँ 1 मीटर, वो 95 सेंटीमीटर का मीटर बना ले, तो कहेंगे व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। ये लोग मिलावटी सामान बेच रहे हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, ये व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। गलत तरीके से अपने व्यवसाय को आगे ले जाते हैं किसी भी प्रोफेशन में। बिल्कुल चौकसी लोग गलत तरीके को अपनाया, बैंकों को करोड़ों का चूना लगा दिया, पीएनबी को भारी चूना लगाया इस आदमी ने, हजारों करोड़ का चूना लगा दिया पीएनबी को। ये 2 रुपए का पीएनबी सूत्र में बांध कर रखते हैं पीएनबी वाले, मैंने बहुत पहले देखा है, अभी हो सकता है कि दे देते हो। 2 रुपए का कोई पीएनबी बैंक का नहीं ले सकता है, उसको धागे बांध कर रखते हैं, कस्टमर उठा के लेना जाए। मैंने बहुत पहले देखा है व्यक्तिगत तौर पे, पूरी लाइफ में हमेशा जाना पड़ता था। उस समय छोटा सा पेन 2 रुपए 3 रुपए का पेन होगा, उसको धागे में बांध कर रखते थे, उसको हजारों करोड़ का चूना लगा दिया इसने। बिल्कुल चौकसी मोदी इन सब ने, इसका मतलब कितना ठीक है, इसका माइंड अलग दिशा में काम कर रहा होगा। उसमें तो मिली भगत बिना मिली भगत के थोड़ी होगा, इधर मिले होंगे, दोनों आपस में पैसे का आदान प्रदान करते होंगे, तुम भी कुछ खा लो, हमें भी खिला दो। आपको हमें लोन लेना होगा तो बिना गारंटर बिना कई सारी प्रक्रिया पूरी किए नहीं देंगे। मतलब चौकसी है, व्यवस्था अलग भी तो करेगा, या तो हजार हो गया, कहीं 4 करोड़ हो गया, तो चुना लगा पीएनबी को, बिना मिली भगत के संभव है ही नहीं। समझ बोलने की शर्म हो ही नहीं करते, हो रही है ये है नहीं, बांटते हैं अच्छी बात है, पेन तो भी बांटते हैं, तो अच्छी बात है। पेन बंटता है तो बैंक वाले पेन कस्टमर को देते हैं, पेन डायरी सब देते हैं। तो एक बार वो भी देखा है मैंने, केक कटाओ सब पे बटा, बिल्कुल सही, श्रेया यादव अनुभवी, अनुभवी केक कटाओ सब पे बटा, कविता लिख रही है। तो चाल में कल्पना के एक आदमी खाए तो प्रॉब्लम है, सब मिल बांट के खाएंगे तो ये तो चलेगा लंबे समय तक। दिक्कत तब होती है जब अकेले खाना शुरू करता है, फंस जाता है, मतलब बांट भी दिया तो चल जाता है मामला। इसको क्या लिखवा दें, बोले ऐसा लिखवा दीजिए, 2 रुपए पेन में सुतली बांध के रखते लिखना नहीं है, लिखवा दीजिए, एक बार बोले लिखवा दीजिए। करने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? करने का मतलब है कि जो व्यवसाय में नियम है, दिशा निर्देश है, मूल्य है, उनके अनुसार कार्य करना और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, लाभ कमाना गलत बात नहीं, ये व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है। और कई बार गलत तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। एग्जाम्पल सत्यम प्रोफेसर घोटाला, एग्जाम्पल में इनको भी डाल सकते हो। ये कई बार कोई काम दूसरा करता है, उसका लाभ कोई दूसरा उठा लेता है, कॉपीराइट का उल्लंघन भी व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है, नोट करोगे? कॉपीराइट का उल्लंघन, बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट किसी और का है, लोग उसको अवहेलना करके अपने तरीके से बेच लेते हैं, ये भी बौद्धिक, ये व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन। कई सारी चीजें हैं, कठिनाई तो है, कठिनाई है। अरे यही लिखना है, अगर आप अपने व्यवसाय को जैसे प्रोफेशनल डिग्री, आप देखोगे प्रोफेशनल डिग्री रतन टाटा में आला दर्जे का प्रोफेशनल डिग्री, जो नियम है दिशा निर्देश उसको लेके आगे बोलते हैं। रतन टाटा का क्या बोल दे सकते हो आप? अजीम प्रेम जी को दे सकते हो, जो भी अजीम प्रेम जी हैं, आप शिव नारायण को दिखा सकते हो, एचसीएल टेक के जो है, हम इनको बोल सकते हैं, कोशिश को भी दिखा सकते हो, नारायण मूर्ति को, जो प्रोफेशनल डिग्री मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनल डिग्री जो जिस भी प्रोफेशन में उसके जो नियम है, दिशा निर्देश है, जो मानक है, उनको फॉलो करते हैं, मूल्यों को फॉलो करते हैं। जैसे बड़ी कंपनियों को 2% अपना नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में खर्च करना है, तो ये लोग 2% से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है, इंडिया के बड़े बिग शॉट्स में आते हैं, शिव नारायण, दानदाताओं में शिव नारायण, अजीम प्रेम जी की शिक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं, इनका नाम लिख सकते हो पॉलिटिव में, क्या दिक्कत है? जो बड़ी कंपनियां उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% सामाजिक हित में खर्च करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का पार्ट है। लिख लिया, कंपनियां इसके भीतर आती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है? देखो इसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ, आप हमारे नोट्स को जरूर देखोगे, नोट्स रहेगा, तो ये चीजें समझ रहे हो, और जो नोट्स है उसकी मतलब कुछ और चीजों को वैल्यूएशन कर रहे हो, एक विषय समझ में आ जाए कि हाँ इसमें क्या करना है, मान लो व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है तो क्या करना है, व्यवसाय के जो नियम है, दिशा निर्देश है, स्वीकृत मूल्य है, उनको मानकर आगे बढ़ना और लाभ कमाना, लाभ तो होता ही है निजी क्षेत्र में, हम कहेंगे व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है। और आप गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाओ, हम कहेंगे व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है। इनमें व्यवसायिक सत्यनिष्ठा है, ये रामलिंगम राजू में नहीं था, ये जो चौकसी लोगों ने व्यवसाय को तो आगे बढ़ा लिया, तरीका गलत अपना लिया, ये छोड़ो, हम कर सकते हैं व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन किया, क्या दिक्कत है? कर सकते हो, बोलो हो जाएगा, बोलो सारे लोग हो जाएगा, क्लियर? बोलो इसको अंग्रेजी अनुवाद है इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, भेदभाव रहित। देखो प्रॉब्लम क्या है कि यूपी पीसीएस का जब सिलेबस देखोगे तो वहाँ इम्पार्शियलिटी का अनुवाद निष्पक्षता किया हुआ है, निष्पक्षता ये अनुवाद भी ठीक है, भेदभाव दिखता है निष्पक्षता, और प्रॉब्लम क्या है यूपीएससी में ऑब्जेक्टिविटी का अनुवाद निष्पक्षता किया है, अगर अंग्रेजी नहीं देखोगे तो कठिनाई बोल दोगे। इम्पार्शियलिटी का अनुवाद निष्पक्षता करेक्ट है या भेदभाव ठीक है, और यूपीएससी ने इसका अनुवाद ऑब्जेक्टिविटी का अनुवाद वस्तुनिष्ठता नहीं किया है, बल्कि इसका अनुवाद ये कर दिया यूपीएससी ने, तो ये कठिनाई है। ऑब्जेक्टिविटी का अनुवाद वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, आगे टॉपिक में मिलेगा ये, और इम्पार्शियलिटी का अनुवाद या तो भेदभाव रहित करो या निष्पक्षता करो, ये बेहतर अनुवाद है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यूपीएससी के हिंदी अनुवाद में है, सरकार बोलती है हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़ लेंगे, और केवल हिंदी अगर ध्यान में है तो यूपीएससी का मेंस क्रैक करना तो कठिन काम है। कई जगहों पे हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कुछ और, और अंग्रेजी को मानक के रूप में लेकर चलने की परंपरा रही है, हिंदी अनुवाद को लेकर लिख दोगे गलत दिशा में लिख सकते, कठिनाई पैदा कर सकते, ध्यान देना, ठीक है? हिंदी का महत्व बढ़ा, हिंदी को बल भी देना चाहिए, और यूपीएससी के एग्जाम में यदि कर रहे हो तो कठिनाई पैदा करोगे अपने लिए, केवल हिंदी का सिलेबस पढ़ के चल रहे तो कठिनाई हो जाएगी, और एक नहीं कई जगहों पे कठिनाई होगी, यदि आप शुद्ध हिंदी का डंका बजा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। यूपीएससी की ये स्थिति है, सिलेबस में अनाप शनाप अनुवाद किया हुआ है, खुद ही जब सवाल पूछती है तो सवाल को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ठीक है हिंदी का दबा है, हम लोग
भारत में हिंदी बोली जाती है, मगर बिना अंग्रेजी के अगर केवल हिंदी पढ़ के जा रहे हो, हिंदी में सब लोगों को पता है, तो कठिनाई हो सकती है, ध्यान रखना। और जगहों पे हो सकता है काम चल जाए, एग्जाम में तो काम मुश्किल का, ठीक है, निष्पक्षता नोट करोगे। जैसे मैं कहूँ, एक सिविल सेवक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत, जन्म स्थान, संपत्ति, इनके आधार पर आम जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नोट करोगे, भेदभाव रहित या निष्पक्षता, मतलब इम्पार्शियलिटी है, भेदभाव रहितता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। भेदभाव रहितता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। एक सिविल सेवक को आम जनता के साथ, लिख लोगे, एक सिविल सेवक को आम जनता के साथ एक सारा लिख लोगे, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत, जन्म स्थान और संपत्ति के आधार पर आम जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आम जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, उसे सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। लिख लिया? अंकित गुप्ता, ये दिख रहा है, ये हेडिंग क्या है? बोला सर हेडिंग नहीं बताते हैं, लिखवा देते हैं। दिखाई दे रहा है चक्षुद्रिय काम कर रही है तो दिख जाएगा हेडिंग निष्पक्षता और भेदभाव रहितता। अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अगर चक्षुद्रिय कमजोर हो तो पेन इंद्रिय का सहारा लो। हमने बोला कि टॉपिक है भेदभाव रहितता, सिलेबस पढ़े नहीं, सिलेबस में लिखा हुआ है भेदभाव रहितता, उस टॉपिक पे है, बोला सर हेडिंग गिरवाते नहीं है, लिखवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान, कोई हेडिंग दिया हुआ है, मुझे भेदभाव रहितता क्या है? बोले सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य। अपने पास अगर सिविल सेवक किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे तो करोगे, जनता और प्रशासन की दूरी कम होगी। क्योंकि आप भेदभाव नहीं करोगे तो आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, जनता का, जनता और प्रशासन के बीच दूरी घटेगी, प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। ऐसा करने से प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में सरकार की नीतियों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, प्रभावी क्रियान्वयन में, सरकार की नीतियों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। बोलो, सिविल सेवक निष्पक्षता के साथ आचरण करना है तो जनता का सरकार में विश्वास बढ़ता है, दूरियां घटती हैं, जन सहभागिता बढ़ती है और सरकार की नीतियों योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है, आसानी से लागू कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्लियर? सिलेबस इकट्ठा कर लो, सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, कितने दिन तक अपलोड है? चक्षुद्रिय थोड़ी बहुत दोनों चीजें मन पड़ गई। दिखाई दे रहा है, ये हेडिंग है, मैंने इसी हेडिंग को बताया है, दिखना चाहिए, मेरे समझ से दिख जाए पूरा पूरा। देखो, जो ये भेदभाव रहितता है, इसका होना आवश्यक है। लोकतंत्र की, ये भी लिख लोगे, लोकतंत्र की सफलता के लिए, लिख लो, लोकतंत्र की सफलता के लिए सिविल सेवकों में, लोकतंत्र की सफलता के लिए सिविल सेवकों में निष्पक्षता का होना या भेदभाव रहितता का होना आवश्यक है। भेदभाव रहितता का होना आवश्यक है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्ववादी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्ववादी सिविल सेवा मूल्य हैं, आदि सिविल सेवा मूल्य। इन मूल्यों को तभी साकारित किया जा सकता है जब सिविल सेवक अपना कार्य निष्पक्ष ढंग से संपन्न करें। जब सिविल सेवक अपना कार्य निष्पक्ष ढंग से संपन्न करें। मान लो सिविल सेवक जो है वो भेदभाव करता हो, तो भेदभाव करेगा तो समाज में समानता खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता पे प्रहार होगा, भेदभाव करेगा तो अन्याय पे प्रहार होगा, भेदभाव करेगा तो बंधुत्व पे भी प्रहार होगा, और इस पे प्रहार हो रहा है, इसका मतलब लोकतंत्र पे प्रहार होगा। ये लोकतांत्रिक मूल्य है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्ववादी। ये इसको लागू करने के लिए, व्यवहारिक धरातल को उतारने के लिए सिविल सेवकों में इसका होना जरूरी है। ये नहीं है अगर भेदभाव रहितता तो समाज में इसकी कमी हो जाएगी, इसकी कमी है, इसका मतलब लोकतंत्र विफल हो जाएगा। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए सिविल सेवकों में भेदभाव रहितता का होना आवश्यक है। ध्यान देना। ऐसा होने पर ही लिखोगे सिविल सेवक नीतियों योजनाओं को लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर लागू करेंगे। मान लो कोई योजना ये है, मतलब पिछली जाति के लोगों में, और व्यक्ति में निष्पक्षता होने, तो फिर वह स्थिति में योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करेगा। तो ये उस वर्ग के लिए योजना है, मैं क्यों लागू करूं? तो भेदभाव रहितता है तो जिस लक्ष्य के लिए, जिस वर्ग के लिए योजना है उसको लागू करने में आसानी हो।
संपन्न हो गई। तो इसके बाद है गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप या राजनीतिक तटस्थता। अंग्रेजी में है नॉन पार्टिजनशिप। स्पेलिंग देख लोगे, नॉन पार्टिजनशिप यहां देख लो स्पेलिंग, नॉन पार्टिजनशिप ये है, नॉन पार्टिजनशिप और बड़ा कर लो। देखो ये नॉन पार्टिजनशिप, ये देखो अंग्रेजी में भी लिख लें, हिंदी में है गैर तरफदारी या राजनीतिक तटस्थता, नॉन पार्टिजनशिप, गैर तरफदारी। गैर तरफदारी सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। गैर तरफदारी सिविल सेवा का महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य। एक सिविल सेवक हो, किसी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा की तरफदारी, राजनीतिक दल, नेता और विचारधारा की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। एक सिविल सेवक को किसी भी राजनीतिक दल, नेता या उन्हें राजनीतिक दल या नेता के पक्ष या विपक्ष में कोई विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप सारे लोग बताओ, एक बार ध्यान से सुन लो, एक सिविल सेवक को, एक सिविल सेवक है, इसको किसी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। तरफदारी नहीं, उसे किसी दल या नेता के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। वो दल या नेता के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं करना चाहिए, पक्ष या विपक्ष में कार्य नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, नोट करोगे। सिविल सेवक को अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से संपादित करना चाहिए। एक सिविल सेवक को अपना कार्य गैर राजनीतिक ढंग से संपादित करना चाहिए, गैर राजनीतिक ढंग से संपादित करना चाहिए। उसे राजनीतिक तटस्थता का परिचय देना चाहिए। अब मान लो अब आईएएस ऑफिसर को, अब कोई नेताजी आपको बोले हैं, मंत्री जी, विधायक जी आपको बोलते हैं कि हमारा ये काम है, आप उस काम को कीजिए। अगर आपको किसी काम के लिए सिफारिश करते हैं, ये काम है, देख लीजिएगा इस काम, तो आप बताओ, आप आईएएस हो या एसपी हो, तो आप काम को करोगे कि नहीं करोगे? नेता या दल के इशारे पर करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी में गैर तरफदारी का होना जरूरी है। सारे लोग लिख के बताओ, आप यदि डीएम हो और इलाके के सांसद महोदय आपको कोई काम करते हैं करने के लिए, तो आप उनके सिफारिश पे काम करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। पंकज लिख रहा है कि सर मैं क्यों मानूं आईएएस ऑफिसर है, सर माने क्यों हम आईएएस ऑफिसर है? पंकज प्रजापति देखो, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मान के ही कई सारी चीजें चली जाती है, ये मान लिया जाएगा इसका, ये इतना तेज है, इसकी बुद्धि कितनी तेज, मान के चल, मान लो तुम आईएएस खुश हो जाओगे। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, नो सर, ये लिख रहे हैं ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा। कई लोग ठीक भी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। रंजना राधिका ठीक लिख रही है। ध्यान देना, कंडीशन लिखेंगे भी सही है। अगर कोई ऐसा काम बताते हैं, मान लो नेताजी ने ऐसा काम कहा आपको जो जनहित में है, कानून गलत नहीं है, तो आपको वो काम करना चाहिए। राजनीतिक दल के नेता ही आपके विभागीय हेड रहेंगे, मंत्री जी को उल्लंघन कैसे करोगे बात का? अगर वो काम करने योग्य है, जनहित में है, लीगल है, तो हम करेंगे। और नेताजी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल है, नियम और कानून के विपरीत है, प्रक्रिया का विपरीत है, तो हम दृढ़तापूर्वक विनम्रता के साथ इनकार कर देंगे। विनम्रता से इनकार कर देंगे कि नेताजी ये काम तो संभव नहीं है, और साथ साथ कारणों का उल्लेख कर देंगे किस कारण से हम आपका यह काम नहीं करेगा। कारण बताने से संदेह का वातावरण छिड़ जाता है। हो सकता है नेताजी को नहीं बताओ, मंत्री जी को नहीं बताओ, वो ऑर्डर दे रहे हैं मगर वो कानून और नियम के विपरीत जा रहा है, तो नोट करोगे। यदि मंत्री या विधायक आदि, कोई भी सांसद महोदय हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, आप उनकी बातों को पूरी तरह खारिज कर दो कि नहीं करेंगे, ऐसा कैसे होगा? आप उनसे मिलकर ही काम करना पड़ता है, आप उनसे इंटायरली डिपेंडेंट थोड़ी हो। नई बात मानोगे ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत रातों रात। एक सिविल यदि राजनीतिक दल, यदि मंत्री या विधायक आदि के द्वारा की गई काम की सिफारिश द्वारा की गई, मान लो विधायक या मंत्री द्वारा की गई काम की सिफारिश सार्वजनिक हित में है, नियमों के अनुकूल है, सार्वजनिक हित में और नियमों के अनुकूल है, तो फिर उसे वह काम करना चाहिए। यदि यदि नियम और कानून का उल्लंघन करके, यदि नियम और कानून का उल्लंघन करके कोई काम करने के लिए, नियम और कानून का उल्लंघन करके कोई काम करने के लिए कहा जाए, तो फिर उसे विनम्रतापूर्वक दृढ़ता के साथ इनकार कर देना चाहिए। विनम्रतापूर्वक दृढ़ता के साथ इनकार कर देना चाहिए और इसके कारणों का उल्लेख कर देना चाहिए। कारणों का उल्लेख कर देना चाहिए, इस कारण से मैं आपका काम नहीं कर सकता, इसलिए ये लीगल केस है। कारणों का उल्लेख होने से संदेह का वातावरण बनता है। संदेह का वातावरण लोग
आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सिविल सेवकों में गैर गद्दारी का होना आवश्यक है। इसका नया सवाल बन सकता है, संभावना कैसे शायद लोकतंत्र की सफलता में गैर गद्दारी शायद। नोट करोगे, लोकतंत्र जनता का शासन है। लोकतंत्र जनता का शासन, जनता का शासन चुनाव के माध्यम से, जनता का शासन चुनाव के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। जनता का शासन चुनाव के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, नैतिक एवं भय रहित होना चाहिए। ऐसा चुनाव कराने की जिम्मेदारी, ऐसा चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को होती है। चुनाव आयोग इस क्रम में सिविल सेवकों की मदद लेता है। डीएम की मदद लेगा तभी तो चुनाव ठीक से करा पाएगा। एसपी की मदद लेगा, जो ऑब्जर्वर बन के जाते हैं वो सिविल सेवक होते हैं। ऐसी स्थिति में गैर तरफदारी का होना आवश्यक है। सिविल सेवकों में गैर तरफदारी का होना आवश्यक है। अन्यथा चुनाव परिणाम पर, चुनाव प्रक्रिया और परिणाम पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता है। चुनाव प्रक्रिया और परिणाम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः लोकतंत्र की सफलता हेतु सिविल सेवकों में गैर तरफदारी का होना आवश्यक है। टीचर की भी ड्यूटी लगती है उसको एक एक दस पहुंचाने में सारी चीजों को। ये शेष पक्षों को कल देखेंगे। इंटीग्रिटी की चर्चा कर ली, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टियलशिप। कल हम लोगों ने नॉन पार्टियलशिप अर्थात गैर तरफदारी की चर्चा की थी। अभी नोट करेंगे वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। स्टार दे लेना सवाल बन सकता है 2025 में, प्रश्न बन सकता है आईएएस मेंस में, शब्द दिख सकता है। ऑब्जेक्टिविटी नोट कर लेंगे। वस्तुनिष्ठता लिख लिया, वस्तुनिष्ठता। ये वस्तुनिष्ठता सवाल बन सकता है 2025 में, संभावना प्रबल है। नोट करेंगे वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। एक सिविल सेवक को क्या है वस्तुनिष्ठता? एक सिविल सेवक को नोलन कमेटी रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई। एक सिविल सेवक को संविधाओं को स्वीकृति देने, एक सिविल सेवक को संविधाओं को स्वीकृति देने, पुरस्कार लाभ या एक सिविल सेवक को संविधाओं को स्वीकृति देने, संविधा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, संविधाओं को स्वीकृति देने, पुरस्कार लाभ या कार्यों की संस्तुति करते समय, रिकमेंड करते समय, संस्तुति करते समय, रिकमेंड करते समय निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों एवं योग्यताओं के आधार पर लेना चाहिए। संविधाओं की स्वीकृति देने, पुरस्कार के लिए संस्तुति करने या लाभ के लिए या कार्य के लिए संस्तुति करते समय निर्णय जो है वो तथ्य के आधार पर हो, साक्ष्य के आधार पर हो, योग्यता के आधार पर लेना चाहिए। उसे मनमाने तरीके से निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसे मनमाने तरीके से निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक बात बोल भी सकते हो, जैसे मान लो आप सिविल सेवक हो, सिविल सर्वेंट हो और आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी को, तो कॉन्ट्रैक्ट किसी को मनमाने तरीके से ना दोगे, साक्ष्य के आधार पर दोगे, तथ्य के आधार पर दोगे, योग्यता के आधार पर दोगे। किसी को पुरस्कार के लिए आपको रिकमेंड करना है तो साक्ष्य और योग्यता के आधार पर रिकमेंड करोगे। जैसे मान लो एग्जांपल समझो, जैसे 26 जनवरी को देश भर से वीर बालक और वीर बालिकाओं को दिल्ली में पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति पर वीरतापूर्वक कार्यों के लिए। जिन बच्चों ने कहीं वीरतापूर्वक कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बच्चों को दिल्ली में आप देखोगे वीरता पुरस्कार दिया जाता है। मान लो अपने जिले के आप डीएम हो, आपको रिकमेंड करना, इमेजिन करो आपको रिकमेंड करना कि इनको पुरस्कार दें, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। तो जब पूछा जाए कि आपने इस बच्चे को क्यों रिकमेंड किया, आपके पास साक्ष्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, तो आपको परीक्षण हो सकता है। आप साक्ष्य के आधार पर योग्यता, ये व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, इसने कुछ अच्छा काम किया, साक्ष्य है, तो आप उसको रिकमेंड करोगे। आप मनमाने तरीके से अपने भतीजे को, भाई को, काका और किसी के रिश्तेदार को नहीं भेजोगे। नहीं, परीक्षण हो सकता है। आपके कार्यों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। आशय है कि आपको मनमाने तरीके से निर्णय नहीं लेना चाहिए। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए। क्लियर? नोट करोगे, ये क्लियर? पहले बात बोलो, एक सिविल सेवक को संविधाओं को स्वीकृति देने, पुरस्कार लाभ या कार्य की संस्तुति करते समय निर्णय तथ्य, साक्ष्य और योग्यता के आधार पर लेना चाहिए। ठीक है, बोलो। खुशबू से पूछ रही है, बुल्लू तुम भी क्लास करती हो? बिल्कुल, भी बुल्लू भी करती है। बिल्कुल सही। नीलू सिंह लिख रही है कि भाई यहाँ पढ़ने के लिए कम आते हैं, बकवास चैटिंग करने के लिए बहुत आते हैं, बधाई देने के लिए आते हैं बहुत सारे। अच्छा, इनका बर्थडे है, सो विश करेंगे कि आपका बर्थडे अच्छे से मने। ताकि आप बर्थडे मनाए तो मुझे भी बुला लें, मैं भी, मेरी बच्ची का बर्थडे है और
होने पर बाध्यता बनती है और जवाबदेहिता का निर्धारण करना आसान हो जाता है। जवाबदेहिता का निर्धारण करना आसान हो जाता है। जवाबदेहिता का निर्धारण करना आसान हो जाता है। जैसे आपका बर्थडे कब है, मनाओगे क्या? मेरा बर्थडे है, अपना बर्थडे बनाओ अच्छे से, प्रयास करो कि अगले उत्साहपूर्वक मनाओगे, अदरवाइज व्यवस्था रहेगी। एक बार आईएएस बन के तुम उस समय बर्थडे मनाओगे ना, उसका आनंद अलग रहेगा। वस्तुनिष्ठता के लाभ है, इससे निर्णय में पारदर्शिता आती है, जवाबदेहिता का निर्धारण करने में आसानी होती है, यह सुशासन में उपयोगी है। नोट करोगे, यह सुशासन में उपयोगी है। इससे भाई भतीजावाद पर रोक लगती है, इससे भाई भतीजावाद पर रोक लगती है। देखिए, यह है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता होगी, अच्छी बात है। मान लिख रहे हैं कि सर मैं बर्थडे नहीं मनाता, कुछ कौन रहा है, मना भी लोगे तो क्या कर लोगे? तो वही आएंगे उसमें, बोले कि हम बर्थडे नहीं मनाते, हालांकि मंत्रमुग्ध है, आत्ममुग्ध है कि मैं बर्थडे मनाता ही नहीं हूँ। मना भी लोगे तो क्या हो जाएगा? उसमें बड़े बड़े लोग आ जाएंगे क्या, प्रतिष्ठित लोग आ जाएंगे क्या? कहीं मना दोगे शांतिपूर्वक, और क्या है, कौन पूछने वाला है? अभी कहीं हो क्या, कोई पोजीशन हासिल किए हो, कोई समाज में बहुत अच्छा काम कर चुके हो, कोई पूछेगा कौन? बोला सर मैं बर्थडे नहीं मनाता, अच्छी बात है, मत मनाओ। बर्थडे के दिन जाके गरीबों की सेवा करो, अनाथालय में जाके दान दो, और क्या करोगे? बोलो, ठीक है। साधु सोनी मेरा विभाग लगाना होता है, उसको चुन लिया और अपने एक दो मित्रों के संतानों को चुन लिया, फिर दिया जाओ पुरस्कार लेकर। तो हम कहेंगे आपने अपना निर्णय आत्मनिष्ठ तरीके से किया है, आत्मनिष्ठ होगा तो भ्रष्टाचार होगा, आपने कर्म काम किया है। तो जब आपको कार्य सौंपा जाए तो आप वस्तुनिष्ठ तरीके से करो। वस्तुनिष्ठ मतलब अपने से बाहर देखो, क्या साक्ष्य है, सत्य है, योग्यता है कि नहीं, इस व्यक्ति में योग्यता है, या साक्ष्य है कि इस बच्चे ने 3 लोगों की जान बचाई थी, इस बच्चे ने इस घटना को रोक दिया था। अगर ऐसा किसी ने काम कर रखा हो और साक्ष्य है, सब लोग जानते हैं, प्रूफ है उसका कि उसने 3 लोगों की जान बचाई थी, हम उसको रिकमेंड करेंगे। कोई पूछे भी अगर बाद में कि आपने इस बच्चे को क्यों रिकमेंड किया, आपने क्यों ऐसा कार्य किया, निर्णय लिया, तो देखो साक्ष्य है, ये देखो प्रमाण, ये देखो इस बच्चे में योग्यता, तो कहा जाएगा आपने ठीक काम किया। वस्तुनिष्ठता का उल्टा होता है आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता होगी तो मनमानापन होगा, जिसको किसको भेज दोगे। तो हमारे निर्णय और कार्य में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, हमें साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, तथ्य के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। क्लियर? नियम से ज्यादा तथ्य साक्ष्य समझ नहीं आ रहा है, ध्यान रखना चाहिए कि किसके कुछ नियम है तो उसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? बोलो क्लियर? एक बार बोलो वस्तुनिष्ठता क्लियर है? पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठता का क्या फायदा है प्रशासन में? पहला पॉइंट, मनमानापन रोकता है, भाई भतीजावाद को रोकता है, भ्रष्टाचार के नियंत्रण में सहायक है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है, इससे जवाबदेहिता का निर्धारण करने में आसानी होती है। कितनी अच्छी बातें हो गई। फायदे से सुशासन की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होता है और इक्विटी होनी चाहिए, ये बातें लिख सकते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर? ये वस्तुनिष्ठता है, सब पे सवाल बन चुका है, सत्यनिष्ठा पे बन गया, गैर तरफदारी पे बन गया, भेदभावहीनता पे बन चुका, इस पे नहीं बना है, इसलिए हम लोगों ने इसको स्टार देकर लिखा है। ये देखो स्टार लिया लिखा, इस पे आईएएस पे कोई सवाल नहीं बन सकता, इसलिए 25 में लिख दिया। मिलाते रहोगे, ज्यादा दिन दूर थोड़ी है, हो जाएगा इस साल में एग्जाम। ये शब्द प्रिंट है कि नहीं ये देखने का प्रयास करना, ऑब्जेक्टिविटी शब्द प्रिंट होना चाहिए, उम्मीद है। क्लियर? बोलो क्लियर? बोलो। भाई भतीजावाद नेताओं में होता है, कई बार अधिकारी भी तो करते हैं, ठेका देना, रिश्तेदार को ठेका दिलवाते हैं, कई सारे अधिकारी इसमें फंसते हैं, उनसे बाद में कोई पूछ लेता है कि बताओ क्यों इसको ठेका दिया, जवाब नहीं है, उसमें साक्ष्य में योग्यता नहीं, आपने ठेका उसको दे दिया, ठीक काम नहीं है। इससे निर्णयों में पारदर्शिता आती है और जवाबदेहिता का निर्धारण करने में आसानी होती है, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, मनमानापन रुकता है, भाई भतीजावाद पर नियंत्रण लगता है, सुशासन का रास्ता खुलता है। मत विशेषता लिख दोगे, देखो इसलिए बस देखोगे तो ये है, हम लोगों ने सत्यनिष्ठा, भेदभावहीनता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठा शब्द को भी देखा है। अभी हम लोग देखते जा रहे हैं सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। सार्वजनिक, नोट करोगे, सार्वजनिक सेवा के प्रति, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव लिख लो, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव लिख लिया, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, ठीक है। सिलेबस अपलोड है, खोज लोगे कहां पे है, मुझे नहीं पता कहां अपलोड है, मगर है, मैं पूछा हूं। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव नोट करते हैं। देखो एक सिविल सेवक को सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए, जनहित में कार्य करना चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। ध्यान देना क्यों होना चाहिए, दो बातों को लिखते हैं, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्यों होना चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना, जो सिविल सेवकों को जो वेतन आदि मिलता है, वेतन भत्ते, वो भारत की संचित निधि से जाता है, संचित कॉन्सोलिडेटेड फंड, इस फंड से सिविल सेवकों को वेतन मिलता है, उनके वेतन और भत्ते में जो खर्च होता है, खर्च जो है वो इस निधि से जाता है, इस फंड से जाता है। इस फंड में ही जनता से लिए गए टैक्स को भी जमा किया जाता है, जनता से जो टैक्स लिया गया वो इसी में जमा होता है, इसी फंड से इनको वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं सिविल सेवकों को। ये बताओ, ये सिविल सेवक जो अधिकारी हैं बेसिकली जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट, जनता के सेवक हैं बेसिकली, इनके वेतन और भत्ते पर होने वाले खर्च का वहन जनता करती है। तो सिविल सेवकों का यह दायित्व है कि वे जनता के लिए काम करें, वे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव रखें। सार्वजनिक सेवा मतलब जनता की सेवा, जनता की सेवा के प्रति समर्पित रहें। क्यों रहें? क्योंकि उनको वेतन और भत्ते पे जो खर्च हो रहा है उसका वहन जनता कर रही है, उनका कर्तव्य बनता है जनता के हित में काम करना। ध्यान रखना, नोट करोगे। पहला पॉइंट, सिविल सेवकों के वेतन और भत्ते पर होने वाला खर्च, सिविल सेवकों के वेतन
होने वाला खर्च संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें जनता से लिए गए टैक्स को भी जमा किया जाता है। जिसमें जनता से लिए गए टैक्स को भी जमा किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिविल सेवकों में सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। वे वास्तव में जनता के स्वामी न होकर, वे वास्तव में जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक हैं। वे वास्तव में जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि उन्हें क्यों सिविल सार्वजनिक सेवा का प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि उनके वेतन और भत्ते के खर्च जो है संचित में जाता है, इसमें जनता का टैक्स भी जाता है। तो बेसिकली सिविल सेवकों को वेतन और भत्ते पे होने वाले खर्च का वहन जनता करती है, क्योंकि जनता के हित में काम करना चाहिए। देखो करने की बातें लिख रहे हैं और मनु यादव सर, या तो करने की बात है। ये बताओ आप एग्जाम देते हो, यूपीएससी का एग्जाम तो उसका है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और एक एग्जाम देती है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज बेसिकली नागरिक सेवा होगी ना, संघ लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवकों की भर्ती करता है, पब्लिक सर्वेंट। आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो एक तरीके से लोक सेवक बन रहे हो, आपको जनता की सेवा करनी है। यह एक अलग बात है कि लोग अपनी सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जनता की सेवा पे कम ध्यान। कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग सर्विस में आते हैं जनता का कल्याण भाव में, अपना कल्याण नंबर 1। मतलब बहुत सारे सिविल सेवक जनहित में काम करते हैं वास्तव में, ध्यान रखना। ये दूसरा पॉइंट, जनहित में सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों एवं योजनाओं को, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। ऐसी स्थिति में उनमें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उनमें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव का होना आवश्यक है। ऐसा होने पर ही वह नीतियों योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेंगे। सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव अधिकारी में निम्नलिखित पक्षों को बढ़ावा देने में सहायक है। नीचे लिखो, पॉइंट लिख सकते हो। सबका अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, जनता की समस्याओं का प्रभावी समाधान, सहिष्णुता, सहानुभूति और करुणा की भावना, बिना किसी भेदभाव के सभी के हितों की रक्षा, एक पॉइंट और करोगे, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व की अवधारणा को साकारित करने में सहायक है। बंधुत्व की अवधारणा को साकारित करने में सहायक। क्या लिखूं मैं, बल्कि कर देता हूं। देखो, सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव या सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व, एक शब्द का प्रयोग हुआ है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की अवधारणा को, साकारित करने में सहायक है। बंधुत्व की अवधारणा को साकारित करने में तो प्रशासनिक अधिकारी को सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण रखना चाहिए, तभी वह सरकार की जो नीति और योजना है उसको ठीक से लागू करेगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिविल सेवकों पे जो वेतन और भत्ते पे जो खर्च है उसका वहन अंततः जनता करती है। वो जनता की सेवा करनी चाहिए। ये बेसिकली जनता के सेवक हैं, स्वामी नहीं है। सिविल सर्वेंट ये वास्तव में जनता के सेवक हैं। मान लेते हैं कि मैं जनता का स्वामी, और वास्तव में जनता के सेवक हैं, स्वामी नहीं है। ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। ध्यान रखना, जितने सिविल सर्वेंट हैं, नाम यूज भी तो करते हैं पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। हम लोग सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सेवक। ये जनता के सेवक हैं बेसिकली। समस्या क्या है? ये अपने को स्वामी के रूप में कई बार ट्रीट करने लगते हैं। ठीक बात नहीं है। जी पूछे सर आईएएस बनने के बाद घूस लेना है कि नहीं? बोले बनो तो उसके बाद पूछोगे, बनना आसान है क्या? अभी किसी का फंडा पूछ के निपटाना चाहता है, घूस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आईएएस बनने के बाद घूस लेना है कि नहीं लेना?
लोगे तो कोई ना कोई उठा लेगा, ग्रिप में ले लेगा। ये बहुत सारी एजेंसियां दावत हैं, नहीं। एसीबी है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, बचते बचते बच जाओगे तो फिर आ जाओगे आधार बीडी के, जितना कमाए हो कुछ लियो, सब निकल जाएगा। भांति भांति के लोग हैं, वीरेंद्र कुमार, मुझे आईएएस बनने का खूब लेना है, लिख रहे हैं पंकज की खूब लेना है, कैसे कैसे लोग हैं, भांति भांति के लोग, और क्या है, मुंडे मुंडे मत करना, इसका फंडा भी क्लियर नहीं इंद्रजीत का, नाम लिखा है इंद्रजीत, मगर इंद्रजीत के नियंत्रण में नहीं है, इंद्रजीत की आउट ऑफ कंट्रोल, आप पहुंच गए तो मामला सलट जाएगा। अगर आपका सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण है तो आप व्यक्तिगत कठिनाइयों को दरकिनार करोगे, आप हो सकता है तुरंत वहां पहुंचो, जाके मामले को तुरंत सुलझा के वापस आगे फिर से खाना खाओ। और जिसका सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं रहेगा, भले कहेगा भले खाना खाते हैं, जिसको मरना हो मर जाए, जिसके भाग्य में लिखा होगा मरना, उसको मैं कैसे बचाऊं? मर दे तो बाद में जाकर देखेंगे, आराम से खाना खाएगा, बाद में पहुंच जाता है लोग, हम कहेंगे उस अधिकारी में सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो फिर से, मान लो आप घर में हो, आपसे मिलने के लिए आपके कई रिश्तेदार आए हैं, और उस समय आपको खबर मिलती है कि यहाँ पर दंगे की स्थिति है, बिल्कुल आपके पास दल बल भी है, अगर तुरंत स्पॉट पर पहुंच गए तो दंगा कंट्रोल हो सकता है, दो समुदायों में डिस्कशन हो रहा है, मामला बिगड़ सकता है। आप रिश्तेदार आए हुए घर पे, या तो उनके साथ बैठ के थोड़ा गपशप करो, और अगर सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है तो उनको मना करोगे, अभी तुरंत पहुंचोगे उस दंगे वाले स्पॉट पे, पहले उसको शांत करोगे और फिर वापस आओ, अपनी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए, अपने सुखों को त्याग करते हुए, व्यक्तिगत हित के स्थान पे आप सार्वजनिक हित को वरीयता दोगे। लिख लो, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होने पर अधिकारी निजी हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता देंगे, मतलब कुछ शर्तें भी वो पहले सार्वजनिक हित की रक्षा करेंगे, सार्वजनिक सेवा की, ये दर्शाएगा सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। जैसे मान लो आप घर पे आराम फरमा रहे हो, कई बार होता है कि आप आराम कर रहे हो, थकावट होती है, आराम कर रहे हो, आपको पता चलता है कोई तटबंध में दरार आ रही है, तटबंध बहुत बड़ा ये तटबंध है, उसमें हल्की सी दरार आने की सूचना आ रही है, रिसाव हो रहा है पानी का, पता है बहुत बड़ा तटबंध है, यहाँ पे तो आपको सूचना मिलेगी, तो एक तो उपाय ठीक है, तुम कहते यार थोड़ा रिश्ता है, और दूसरा कि तुरंत आप दल बल के साथ सूचना, जो और डिपार्टमेंट है उनको आपने सूचना दिया, तुरंत सारे लोग मौके पर पहुंच गए और स्थिति को कंट्रोल कर लिया, अपने आराम को छोड़ दिया आपने, ये दर्शाएगा कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है। ऐसे एग्जाम्पल देकर आप लिख सकते हो कि इसमें बार बार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो सार्वजनिक सेवा के प्रति उदाहरण देना हो तो कोई दंगे का दे दो, आपदा का दे दो, ये तटबंध टूटा हुआ है, तटबंध रिसाव की खबर आ रही है, ध्यान देना, अगर एक बार तटबंध टूट गया, हो सकता है कई गांव जलमग्न हो जाए, तो बाद में आपको अफसोस होगा कि उस समय पहुंच के रहते तो फिर बच जाता, ध्यान तबाही ना देता है तटबंधों का टूटना, सेंसिटिव काम है। तो यदि आपको पता चल गया कि ऐसी कुछ स्थिति है और आपके प्रति यदि समर्पण है सार्वजनिक सेवा के प्रति, तो अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत सुख, आराम वो दरकिनार करोगे, तुरंत पहुंचोगे, सबसे पहले स्थिति को कंट्रोल करोगे, मौके को संभाल लोगे, ये सुनो, तो कहा जाएगा कि इस अधिकारी में सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यही लिखना है, ज्यादा बेहतर है। किसान आंदोलन में तो आपको सतर्क रहना है कि कोई एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको संयम की ज्यादा जरूरत हो जाती है, सेंसिटिव इशू है किसान आंदोलन, आज प्रयागराज में भी आंदोलन करेंगे किसानों के द्वारा। नॉट क्लियर गुरुजी, अरे गुरुजी बैठ के ठीक से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा ना।